आपने एक चीज तो समझ ली आईजी साहब के वक्तव्य से कि आपके पास जिस चीज की हम बात करते हैं, जिस ताकत की हम बात करते हैं कि जनता ही सरकार है, वो ताकत आपके पास पहले से ही मौजूद है। समझ ली ना, संविधान में मौजूद है, सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी है। यानी कि जिस मिशन पे हम बात कर रहे हैं कि 7,000 लोगों की जब हम कि हर गांव में समझा हुआ आदमी आज भी है अपने पास हर गांव में, लेकिन वो घर से निकल के यहां तक आया हुआ 7,000 आदमी जिस दिन अपने पास हो गया, कम से कम पहली ट्रेनिंग किया हुआ, उस दिन हम ये ऐलान कर देंगे कि ग्राम स्वराज घोषित हो गया, तुम चाहे नोटिफिकेशन जारी करो या ना करो। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ एक आज कल समाज में एक यूनिवर्सल लॉ के कुछ लोग हैं, वो भी यही कहते हैं, और यूनिवर्सल लॉ है ये, प्राकृतिक नियम है ये, कि दुनिया का कोई जीव किसी दूसरे जीव को बंदी नहीं बना सकता, कोई किसी को गुलाम नहीं कर सकता, हम प्राकृतिक रूप से आजाद हैं और ये हक है हमारा उसके लिए लड़ना। कुछ लोगों की लालच, कुछ लोगों का भूख जो है, उनका पागलपन, उनका दिमाग सटका हुआ होता है, उन लोगों को सब कुछ चाहिए होता है, उनको सत्ता भी चाहिए होती है, उनके हिसाब से सब बात करें, उनके हिसाब से सब चले, उनको लगता है कि वही सच है, वही सब बात सही कह रहे हैं। और उसके खिलाफ ये लड़ाइयां मेरे ख्याल से जब से मानव सभ्यता में आया है तब से ये चल रहा है। देव राक्षस युद्ध की बात कर लो आप, अच्छे बुरे की बात कर लो आप, राम रावण चलता रहेगा, कृष्ण होएगा तो कंस भी होएगा ही होएगा, तो ये चलेगा पैरेलल में। पांडव होंगे तो कौरव भी होंगे, कौरव होंगे तो पांडव, मतलब हमारी सार्थकता इसी बात में है कि बुरे लोग हैं, है ना। बुरे लोगों की सार्थकता इसमें है कि अच्छे लोग हैं। तो बिंदु यह आता है, अभी कुछ साथी अपने से बाहर पूछ रहे थे कि इससे पहले के जो अपने सारे साथी आए, पुराने वाले जो लोग आ चुके हैं, आप लोग नए लोग जो आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप वीडियोस के माध्यम से भी समझ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन रूबरू सामने आमने सामने बात करने का अलग बात होती है। तो उनका सवाल ये था कि जब हम गांव में जाते हैं तो हम क्या बताएं। जैसे आईजी साहब ने कहा भय, भय दिखाओ, दिखाना नहीं है सच्ची में, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम तो तथ्यात्मक आपके सामने बात कर रहे हैं, जो हो रहा है वो बता रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों के पास जानकारी जहां से आ रही है वहां असली जानकारी को ब्लॉक कर दिया गया है, या फिर वो टुकड़ों में है, तो हम केवल उन टुकड़ों को जोड़ करके उस तस्वीर को पूरा कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। हमारा जो काम है वो क्या है कि तुमको एक खबर यहां से मिली, एक खबर यहां से मिली, एक खबर यहां से मिली, आपको इन तीनों खबरों को जोड़ के कहानी स्पष्ट करनी है और उसका एक मतलब समझाना है। क्योंकि अगर बात सरकार बनाने की हो तो सरकार बनाना केवल सरकार बनाने के लिए नहीं होता है। अगर हम ये कहें ना कि हमारी सरकार होगी तो हम ये कर पाएंगे, तो सरकार बनाना केवल सरकार बनाने, उसके अंदर मौजूद निर्णय लेने वाले आदमियों का, हर व्यक्ति का अपना एक अलग स्वार्थ होता है, अलग। वो वही सबसे ज्यादा बेटर जानता है। यहां स्टेज पे खड़ा होकर के मैं कुछ भी बोल दूं अच्छा लगने के लिए, भीड़ के लिए, लेकिन असली कहानी कहां है कि आपको अपने साथियों को, अपने समाज को इस लेवल पर जागरूक रखना है कि आज जो व्यक्ति आपको सच बताने चल रहे हैं, अगर कल को वही झूठ बोलने लग जाएं, वही उस इंफॉर्मेशन को रोकने लग जाएं, तब आपको क्या करना है। तो आपको वो समझना है। किसी को रोटी नहीं पकड़ानी है, उसको रोटी कमाना सिखाना है। किसी को पैसे नहीं देने हैं, उसको पैसा कमाना सिखाना है। हमें किसी के ऊपर आश्रित किसी को नहीं होने देना है, उसको कैपेबल बनाना है। ऐसे समाज का निर्माण का हमारा सपना है, जिसको स्वावलंबी समाज आपने कहा,
जिसका हमारा सपना भी है कि स्वावलंबी भारत, स्वदेशी भारत। तो जब आप उस व्यक्ति को समझाने जाएंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए, और यदि वो इंफॉर्मेशंस फर्स्ट हैंड होंगी तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे 73rd अमेंडमेंट की बात आईजी साहब ने करी। 73rd अमेंडमेंट को जिस दिन आप खुद पढ़ लोगे उस दिन आपके पास वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड हो जाएगी। तो आपसे गुजारिश यही रहेगी कि आप उसको खुद पढ़ेंगे। जो सुनील ने बोला आपको यहां खड़ा होकर के, वो भी आप खुद समझेंगे, और जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, वो भी आपने खुद समझना है। खुद समझ के आपको केवल समाज के उस तबके को बताना है कि ये तबका, इस तबके पर उनकी कैसे नजर है। जो कल संजीव भाई ने आपको बताया कि ये एक स्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने, उस स्ट्रक्चर में या तो आप फंस जाइए या उससे निकल के अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए। आपके पास दो ही रास्ते हैं, और तो कोई रास्ता नहीं है। या तो आप उनके हिसाब से चलिए या उनको अपने हिसाब से चलाइए। और अपने हिसाब से चलाने के लिए उसके पास पूरी जानकारी बेशक ना हो व्यक्ति के पास जिसको आप समझा रहे हो, लेकिन उसको जानकारी तो होनी चाहिए कि दो पाले हैं, ये वाला व्यक्ति कौन से पाले का है, ये उनके पाले का है या अपने पाले का है। तो वो जब बोलेगा उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो किस पाले का है। इसमें जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे, वो जो दूसरा पॉइंट आता है जिसमें ये बात आई थी भय के साथ में स्वार्थ का, वो भी हमको केवल हवा में बात नहीं करनी है, उसके लिए भी अपने पास स्पष्ट दस्तावेज या स्पष्ट कुछ ऐसी हैपनिंग्स, कुछ घटनाएं, कुछ खबरें ऐसी होनी चाहिए जो उसके साथ उसको जोड़ती हो, खुद के साथ उसे जोड़ती हो। अब मान लीजिए जो व्यक्ति जिस तबके के साथ बैठता है, यहां हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो व्यापार क्षेत्र से हैं, दुकानदार हैं, उनका किसानों से केवल उतना ही वास्ता पड़ता है जब वो किसान उसकी दुकान पर आके सामान लेता है। इसके अलावा उनका जितना डील होता है वो ऊपर के व्यापारियों में, नीचे के व्यापारियों में, साथ की दुकानों के आसपास वहीं रहता है पूरा दिन। फिर जहां विकास भाई हो गए, अक्षय भाई हो गए, ये अपना जीवन का मैक्सिमम समय, अपने दिन का पूरा समय मैक्सिमम ये किसानों के बीच बिताते हैं, तो ये उनके किसानों के बीच रहते हैं। छात्र अगर यहाँ है तो वो अपना मैक्सिमम समय अपनी उम्र के बच्चों के साथ बिताते हैं। महिलाएं अगर हैं तो वो मैक्सिमम समय अपने आसपास पड़ोस की या अपने रिश्तेदारों में फोन पे बात करते हुए उनके साथ बिताती हैं। तो हमको तो समाज के हर तबके की हम जब बात करेंगे तो हर तबके को ये बताएंगे कि तुम्हारे तबके पर किस तरह से उनकी नजर पड़ी हुई है। सुनार के ऊपर भी अलग से नजर पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये होलोग्राम वाला ही, ISI मार्के वाला ही आप सोना बेच पाएंगे, उसकी भी ट्रैकिंग उसको चाहिए। हमारे डंगरों पर भी उनकी नजर पड़ी हुई है कि उसकी भी ट्रैकिंग होने के लिए उसके भी ऊपर फास्टैग लगा दिया उन्होंने, आधार कार्ड उनका भी बना दिया। पेड़ों पर भी हो रही है क्योंकि पेड़ों की जियो टैगिंग हो रही है। हर पेड़ की जियो टैगिंग हो रही है, आपको शायद पता नहीं है, हर पेड़ की। और अभी आने वाले वक्त में, जैसे कल एक सवाल आया था कि डिजिट में नंबर आया, डिजिट में गया, उस रुपए का, डिजिटल करेंसी का क्या होगा। जब डिजिटल आ जाएगा तो फिर ये रुपये वाला जो कॉन्सेप्ट है खत्म हो जाएगा। उनकी नजर है रुपया खत्म करने के ऊपर, आपको पता नहीं है आने वाले वक्त में रुपये का कॉन्सेप्ट ही खत्म होने वाला है। वर्मा जी, बहुत थोड़ा वक्त है हमारे पास। पहले CDBC आएगा और CDBC के बाद आएगा सोशल क्रेडिट स्कोर। यह शब्द अभी तक किसी ने नहीं सुना है आम जनता में, लेकिन जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं उन सबको पता है कि सोशल क्रेडिट स्कोर चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में लागू हो चुका है, अमेरिका में लागू चला हुआ है, नीदरलैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में, सब जगह चालू हो चुका है। वहां अब आपको बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां आपको पेमेंट पैसे में, डिजिटल करेंसी से, गूगल पे वगैरह कुछ नहीं होता है। वहां आपकी पेमेंट सोशल क्रेडिट से है कि आप समाज के लिए कितने उपयोगी हैं। आपका एक नंबर है, जैसे सिबिल स्कोर होता है, बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं आप, इसी तरह से आपका स्कोर है। चाइना में तो पिछले 10 सालों से है। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति एयरपोर्ट के ऊपर, एक बुजुर्ग एयरपोर्ट के ऊपर बाथरूम करने के लिए जाता है, बाथरूम में एंट्री करने के लिए वहां बाहर एक
स्कैनर वो लगा है, बारकोड स्कैनर लगा है, उसको अपने मोबाइल से वो स्कैन करना है। स्कैन करते ही उसके मोबाइल का, उसका मोबाइल उस कोड को पकड़ेगा और वो वहां से अपने आप डेटा उठाएगा उसके मोबाइल का, और वो स्क्रीन पे आ जाएगा सोशल क्रेडिट स्कोर। अगर वो रेड है तो उसको समाज की कोई भी चीज एक्सेस करने नहीं दी जाएगी, ना बस एक्सेस करने दी जाएगी, ना ट्रेन एक्सेस करने दी जाएगी, यहां तक कि पब्लिक टॉयलेट भी इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। उस बुजुर्ग का वो रेड था, उसको वहां बाथरूम करने नहीं दिया गया। पुलिस वालों ने उसे, वो वीडियो देखा होगा ना आपने? हाँ, वो एक सैंपल है। वो वीडियोस जो हैं पारित करके, उसके दो पर्पस होते हैं उनके। पहली बात, जो ये लोग हैं ये कभी भी छुप कर वार नहीं करते हैं। ये अभी किसी ना किसी माध्यम से, या तो आपको किसी फिल्म के माध्यम से पहले से बताएंगे कि हम ऐसा करने वाले हैं। और आने वाले वक्त में डिजिटल करेंसी के साथ साथ जो सीडीबीसी का और इस सोशल क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल कैसे होने वाला है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपने को द किंग्समैन नाम की एक मूवी के अंदर दिया हुआ है। जो स्कैनर जो स्कैन कर रहे हैं ना, ये सीसीटीवी कैमरास जो लग रहे हैं हर चौराहे के ऊपर, इनका क्या इस्तेमाल है किंग्समैन में उन्होंने स्पष्ट बताया है। अब उसका क्या नुकसान है कि हमने वो, मान लीजिए मूवी देख ली, हमने मूवी तो अब देखी, हमने बता हम 2 साल पहले से रहे हैं, अभी हमने नाम लिया किंग्समैन का, लोगों ने किंग्समैन देखी, तो जो आम जो जनता का इंसान है या जो हमारी काट करने वाला है, जो हमारे को खिलाफत में बोलने वाला है, वो क्या कहेगा कि फिल्मों से बता रहे हो तुम तो फिल्मी कहानी बता रहे हो। वहां हमारे पास फिर ये डॉट्स होने चाहिए जो हमको कनेक्ट करने हैं। तो जो समाज के जो तबके हैं, देखिए, अगर कोई ये पूछता है एक लाइन में कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या और इसका पर्पस क्या है, तो 2 लाइनें हैं, 2 शब्द हैं केवल, निर्भरता और नियंत्रण। बस आप पूरी तरह से इनके कंट्रोल में होने चाहिए और आप पूरी तरह से इनके ऊपर निर्भर होने चाहिए। हमारी क्या लड़ाई है? आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। हमें कोई कंट्रोल नहीं करेगा और हम अपनी मर्जी से अपना जीवन जिएंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे। हमें किसी सरकार, किसी तंत्र, किसी कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं होना। हमारा ये लड़ाई, मतलब अपनी ये लड़ाई है। अगर कोई जनता सरकार मोर्चा का गठन का पर्पस कोई पूछता है तो उसमें जितनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, हम तुम्हारी व्यवस्थाओं को मानने से इनकार करते हैं। हम अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम अपने जन्म सिद्ध अधिकार को एक्सेस करना चाहते हैं, बस। अब उस तबके को आप कैसे बताएंगे? समाज में 4 तबके मुख्य तौर पर देखे जाते हैं अभी फिलहाल के टाइम पे। पास्ट फ्यूचर की अभी बात नहीं करेंगे, अभी मौजूदा वक्त में जो लोग हैं उनकी हम बात करते हैं। पहले नंबर पर है एक तबका जो किसान है। दूसरे नंबर पर एक तबका है जो व्यापारी है। तीसरे नंबर पर एक तबका है जो सर्विस सेक्टर से है, जो नौकरी करता है प्राइवेट या सरकारी। और चौथा व्यक्ति है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है। यही है जी। इसके अलावा कोई तबका बचा? जो मिस्त्री है, टेक्निकल काम करने वाला, वो दुकानदार में आ जाएगा। जो और कैटेगरी है वो इनकी सब कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है जी। अब आपको इन चारों के ऊपर अटैक कैसे हो रहा है यह समझना पड़ेगा। तो तब एक कहानी बनेगी कि किसान के लिए आसान हो जाएगा जब मजदूर भी, व्यापारी भी और नौकरी करने वाला भी उसके साथ आ जाए। और फिर जब नौकरी करने वाला कोई आवाज उठाता है तो फिर बाकी के तबकों का उसके साथ आना आसान हो जाएगा। अगर सारे तबकों को यह पता हो कि तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, यह बाकी तबकों की भी समस्या है, तो जब आप उसे यह समझाएंगे कि यह मेरी अकेले की समस्या नहीं है, ये तुम्हारी भी है, ये तुम्हारी भी है, ये तुम्हारी भी है, तो आसान होगा उसको अपने साथ में लग कर के लड़ाई में शामिल करना। अब हम किसान पे आते हैं। किसान को 5, 4, 6 चीजों की जरूरत पड़ती है। उसको जमीन, बीज, खाद, फसल का मूल्य, बारिश यानी पानी, बिजली, इसी की जरूरत है।
99% किसान की जमीन इस वक्त बैंक के ऊपर, बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। और एक वैल्यू है रुपये की, जो कल हम रुपये पे बात कर रहे थे। जब सारे साथी आ जाएंगे तो कंक्लूडिंग रूप में 15-20 मिनट वर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी इसका जो मैटर हम डिस्कस कर रहे थे उसको आप कंक्लूजन पे देंगे कि एक्चुअली हमें क्या करना है, क्योंकि कल कुछ चीजें छूट गई थी हमारी। 15-20 मिनट में वो हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आज समाज में मैक्सिमम रुपया जो है वो ब्याज से बनाया हुआ है, और ब्याज का रुपया असल में एग्जिस्ट नहीं करता है। भाई जैसे मान लो जो बैंक का चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और बैंक के आने के बाद बैंक उसे फिर से ब्याज पे चढ़ा देता है और वो सिर्फ कागजों में मालिक बन जाता है। भाई मान लो 100 करोड़ का नोट छापा, 100 करोड़ के नोट छापने के बाद में ब्याज लिया 10%, तो 10 करोड़ का ब्याज हो गया साल का। अब आप बताइए, इसके सामने से हटिए स्पीक करके, ये इसलिए करता है। तो मान लीजिए 10 करोड़ रुपया हमारा ब्याज का बन गया, तो बैंक मालिक बन गया उस ब्याज को जोड़ने के बाद 110 करोड़ का, लेकिन मार्केट में रुपया कितना है? नोट तो 100 ही करोड़ के हैं। तो वो जो 10 करोड़ ऊपर का बना है हवा में, उस मनी को क्या बोलते हैं संजीव जी? वो रेशो 1:9 की रेशो जो इस टाइम चल रही है इंडिया में ना कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशो इस वक्त 1% है, 10 में से 1 है। इसका मतलब क्या है कि यदि 10 रुपए मार्केट में अगर चल रहे हैं, चलन में हैं, कागजों में हैं, तो असली रुपया देश के पास मात्र 1 रुपया है, और 9 रुपया ब्याज का है, वो है ही नहीं। तो जब जमींदार के पास ये मैसेज आएगा सरकार का कि बैंक क्रैश हो चुके हैं, बैंक के पास पैसे नहीं बचे हैं और इतना देश को जरूरत है, आप अपना खेती का जो किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो जमा कराइए, तो मात्र 10% आदमी ही उस पैसे को जमा करा पाएंगे। 90% किसान की जमीन नीलाम होने के लिए तैयार पड़ी है। इस दौरान जो सरकारों ने शरीरों के अंदर केमिकल डाला है, उसकी वजह से मेरे सामने एक ही परिवार में मां, बाप और बेटा तीनों खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी तक बाप गया, उसके सदमे में बेटा गया, उसके सदमे में 10 दिन बाद मां गई, तीनों हार्ट अटैक से गए। अब पहले क्या होता था भाई अक्षय, पहले क्या होता था कि जब किसी की जमीन, जब किसी के परिवार में कोई वारिस नहीं बचता था, तो उसकी जमीन उसके किसी वारिस के पास चली जाती थी। अगर कोई वारिस नहीं बचा तो उसके किसी रिश्तेदार का, कोई उसका नाती, कोई उसका देहोता आकर के, मामा भांजा वगैरह आके उस जमीन पे बैठ जाता था और वो उस जमीन का मालिकाना हक ले लेता था। अभी सरकार लैंड बैंक बना चुकी है कि अगर किसी का पूरा परिवार खत्म हो जाए किसी कारण से, तो वो जो जमीन है वो किसी और रिश्तेदार को नहीं जाएगी, भाई उसका मालिक नहीं होगा और रिश्तेदार उसका मालिक नहीं होगा, वो जमीन सरकार के पास चली जाएगी। समझ गए? है ना? बन चुका, ऑलरेडी लैंड बैंक बन चुके, ऑलरेडी लैंड बैंक बन चुके हैं। हैं? एक मिनट डिस्कशन फिर करेंगे। ये लैंड बैंक, आप सवाल पूछ लेना बाद में। लैंड बैंक ऑलरेडी बन चुके हैं। भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर बकायदा ये प्रोविजन है इस वक्त। पहले प्रोविजन क्या था कि यदि उस आबादी का 70% आदमी अपने साइन करके जब तक परमिशन नहीं देता है, वो आबादी की जमीन को अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज भूमि अधिग्रहण कानून कानूनी रूप से लागू हो चुका है कि यदि किसी व्यक्ति का एक मकान भी किसी कंपनी को चाहिए और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उस मकान को एक्वायर करना चाहती है कंपनी, तो सरकार उसको एक्वायर करके देगी। सरकार ने अगर ये लिख के दे दिया कि हम
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस जगह पर ये बनाना चाहते हैं और तुम्हारा मकान इसके आड़े आता है, तो आप उस मकान के बिल्कुल भी मालिक नहीं हैं, आपको वो देना पड़ेगा। ये कहां से आता है, ये कानून कहां से आता है, ये समझना पड़ेगा। जिस भी देश के ऊपर मोनार्क का राज रहा है, अंग्रेजों का राज रहा है जिस भी मुल्क के ऊपर, उसी देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर जमीन के ऊपर मालिकाना हक का कोई कानून कहीं नहीं है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे आइसलैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे आयरलैंड हो, मतलब कहीं भी आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर मकान लोगे, आपको मकान मिलेगा सरकार से एक अवधि के लिए, जब तक आप जिंदा हो तब तक आप उस मकान के मालिक रहोगे, उस जमीन के। आपके मरने के बाद वो जमीन कभी भी आपकी औलाद को ट्रांसफर नहीं होती है, वो जमीन वापस सरकार के पास जाएगी। आपकी औलाद के लिए अलग से अलॉटमेंट होगी, अगर उसको लोन लेना है तो वो जिंदगी भर के लिए उसको लोन मिल जाएगा, वो जिंदगी भर उस लोन को चुकाने में लगा रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 1945 में दीनबंधु सर छोटू राम करके गए थे इस देश के लिए, कि जो काश्तकार है उसी के वो ही मालिक है उस जमीन का, जो वहां बैठा है उस वक्त जो उस पर मेहनत कर रहा है, ये केवल भारत में हुआ है। हमारे पास अपना जमीन का मालिकाना हक है और अभी धीरे धीरे वो मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए ही लाल डोरा तोड़ा गया है। उसी के लिए अब रोज फोन आते हैं कि घरों पे भी लोन ले लो, घरों पे भी लोन ले लो। तो घर पे भी लोन हो गया, जमीन पर भी लोन हो गया, और लोन चुकाने की क्षमता मात्र 10% लोगों की है। तो इस तरीके से उनके प्लान के मुताबिक 90% लोग बेघर होने वाले हैं और जमीन के बिना होने वाले हैं। उसके लिए हर शहर के बाहर इन्होंने छोटे छोटे कबूतर खाने बनाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। सोनीपत चले जाओगे, शहर के बाहर हजारों लोगों के रहने के लिए मकान पिछले 10 सालों से बने हुए हैं उनके। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कोई नहीं रहता है वहां। अभी फिलहाल में हर छोटे शहर में, अब देख लिया उन्होंने कि बड़े शहर में शिफ्ट करना मुश्किल होगा, तो हर छोटे शहर के रेजिडेंशियल एरिया के अंदर उन्होंने एक योजना निकाली है जिसका नाम दीनदयाल आवास योजना निकाला है। उसमें वो किसान को भी फायदा दे रहे हैं, बिल्डर को भी फायदा दे रहे हैं, और लेने वाले को भी ठीक रेट में फ्लैट मिल रहा है। तो हर व्यक्ति को पहले गांव से शहर की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, और उसके बाद में ये जो कॉलोनीज, जितने भी ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी थी, इस लॉकडाउन के दौरान में सबसे ज्यादा रूल्स यही इंप्लीमेंट होते हैं, क्योंकि वहां कोने कोने पे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। तो आपके झगड़े भी वहां सबसे ज्यादा होती है, बहस भी सबसे ज्यादा होती है, और कानून के पालन भी सबसे ज्यादा, यानी गुलामी भी वहीं सबसे ज्यादा होती है। तो जब आपके गांव के लोग बेघर हो जाएंगे, जब उनके पास कुछ नहीं बचेगा, तो उसके लिए उन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। वो सुनसान पड़ी हैं फिलहाल। किसान आंदोलन अगर नहीं होता तो बहुत परिवार बेघर होने थे। अब ये जो रुका हुआ है, पूरा का पूरा गेम जो रुका हुआ है, अभी तक ये टायरनी जो है ना, अभी ये जो जबरदस्ती है, ये बहुत लेवल पे होती इस वक्त। तो अभी आज के टाइम पे जो चल रहा है, नाइट में कर्फ्यू लगाने के लिए विचार चल रहा है। ये विचार इसलिए चल रहा है कि पब्लिक से अगर इसके विरोध में आवाज नहीं आई तो लगा देंगे, विरोध में आवाज आई तो अभी रुक जाएंगे। तो यहां से आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका अगला स्टेप क्या होगा, इससे क्लैरिटी हो जाएगी। तो यह जमीन का हो गया, किसान का। इसके बाद पानी का खेल है। हमारा पेड़ नहीं है सफेदा, बकायदा हमारे किसान को प्रॉफिट दिया गया और खेतों में से फलों के वृक्ष काटने के लिए उनको प्रमोट किया कि तुम्हारी फसल कम होती है तो तुम यहां काट दो इनको, और सफेदे लगा दिए गए। सफेदा पानी को, अंडरग्राउंड पानी को सबसे ज्यादा चूसता है, यूकेलिप्टस जो है, और वो हमको दिया गया ताकि हमारा पानी खराब हो। क्योंकि आने वाले वक्त में पानी, हर व्यक्ति के पास पानी अपना होता था। गांव का सामूहिक जोहड़ है, उसके पास कुआं है, अगर कहीं समर्सिबल लगता है तो वो लगाओ, नलका लगता है तो नलका लगाओ, जितनी जरूरत उतना निकालो। उसके बाद इन्होंने इस पूरे को सेंट्रलाइज किया वहां से ही, और ये कहा कि तुम जो पानी पीते हो ये खराब है और हम जो पानी दे रहे हैं तुमको साफ दे रहे हैं। पहले पानी देना शुरू किया और उसके बाद में अब हर घर में टैप से पानी आता है और उसके बाद वो आरओ से होकर के आता है। ग्रिड सिस्टम, हाँ, गैस, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन द ग्रिड। ये ग्रिड का मतलब क्या है कि वहीं से कंट्रोल हो।
कि अगर पूरा गांव प्यासा मारना है तो आपको लाइट ना आए गांव में तो पीने का पानी नहीं आएगा, वो ऐसा अरेंजमेंट करेंगे। अब हम कहेंगे कि हम तो अपना पानी ले लेंगे, लेकिन ये शायद आपको नहीं मालूम है, समर्सिबल के लिए नया कानून आया था विरोध के चलते, अभी उन्होंने रोका हुआ है। जैसे पराली के ऊपर आया था कानून, ये केवल पराली के लिए नहीं था, ये आने वाले वक्त में गैस से रोकने के लिए भी था, मतलब सॉरी गैस पर ले जाने के लिए, कि मान लो आप ये कहते हो हम तो गोबर के उपले जलाकर अपनी रोटी बना लेंगे, हम तो लकड़ी जलाकर अपनी चूल्हा जलाकर रोटी बना लेंगे। चूल्हा, गोबर, पराली कुछ भी जलाने से आपको 1 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी अनऑप्शन आप जुर्माना लगेगा। असली मकसद तो आपको कंगाल करना है ना, तभी तो जमीन लेंगे आपकी। तो क्या होगा कि आपका वो जो कानून था वो भी किसान आंदोलन के चलते वापस हो गया, वहां पर भी ये लोग एक स्टेप पीछे चले गए। तो भाई अभी रुक जाते हैं। अभी हर घर के अंदर हम गैस की पाइपलाइन पहुंचा लेते हैं, अभी हर घर के अंदर गैस की पीली पीली पाइपलाइन आप शहरों में देखोगे, और गांव को भी प्रमोट किया जा रहा है। गांव को नगर पालिका बनाने के पीछे भी यही काम था कि गांव को शहरों की तर्ज पर डेवलप करेंगे, ये डेवलप नहीं, गांव की तर्ज पर गुलाम करेंगे। ठीक है, अब वो जो गैस की पाइपलाइन, उसका क्या खेल है? गैस भी सेंट्रलाइज कंट्रोल है, पानी के भी नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है, बिजली के भी नए मीटर लग रहे हैं जो सेंट्रलाइज कंट्रोल हैं, जो चिप वाले मीटर जिसको कहते हैं, उसके लिए उनको कनेक्शन काटने के लिए गांव में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि गांव में अगर बंदा आया और उसको कनेक्शन काटना उसने, तो गांव वाले विरोध में खड़े हो गए, तो बिना कनेक्शन काटे उसे जाना पड़ता था। कल एक गांव का एग्जाम्पल दे रहे थे विकास भाई, वो क्या कह रहे थे कि गांव में कोई भी बिजली का बिल नहीं भरता है और 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं जाती है, वो उस डंडे के दम पर है। अगर वहां चिप वाला मीटर आ जाए और आप शिकायत लेकर के किसी एक्शन के पास, किसी एसडीओ के पास जाते हो और उसने ये कह दिया ये तो ऊपर से ऑर्डर है, जैसे कि अभी तक चल रहा था, ऊपर कहां जाओगे आप? ऊपर सरकार के पास तो बिजली नहीं है, वो तो प्राइवेट हाथों में है। प्राइवेट हाथ में तो मेरी तो मर्जी है, मैं दूं कि ना दूं भाई। जिस टाइम पे करार हुआ था बिजली का, उस टाइम पे वो कहा गया था कि 80 पैसे से ऊपर नहीं बढ़ेगी बिजली, 80 पैसे प्रति यूनिट से ऊपर नहीं जाएगी। आज तो 8-8 रुपए तक भी है। कैसे हो गया ये? और अपनी मनमर्जी चलेगी क्योंकि आपको कंगाल करना है, पर्पज यही है। तो आपकी किसान की गैस का काम हो गया। पशु रखने के ऊपर ऑलरेडी गुजरात और राजस्थान के अंदर कानून है कि 1 से ज्यादा गायें आप नहीं पाल सकते, विधानसभा में पास हो चुके हैं। मैं वो बातें नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होगा किसी के। ये क्या होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून बना के जनता की प्रतिक्रिया की टेस्टिंग की जाती है कि यहां हो गया, अभी देखते हैं इसका विरोध हरियाणा में होगा कि नहीं होगा, अभी देखते हैं इसका विरोध। वो ऐसी जगह पे कानून बनेगा जहां उसका कोई औचित्य नहीं है, जहां मान लो कोई गाय रखता ही नहीं, जहां वहां कानून बना दिया। पहले शहर के लिए, यस, पहले शहर के लिए बना दिया। शहर के लिए कैसे बनाया? सड़क के ऊपर एक आदमी चल रहा है, चलते चलते उसको किसी सांड ने, किसी गाय ने टक्कर मार के चोटिल कर दिया या फिर उसको मार दिया, या बाय चांस वो मर गया, तो उसके ऊपर मुकदमा हुआ, फिर उसकी चर्चा चली, फिर उस पर टीवी पे डिबेट चली, फिर लोगों का माइंडसेट तैयार किया और फिर एक बिल लेकर के आए कि शहर में किसी की गाय अगर खुली मिल गई तो उसके ऊपर 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक का जुर्माना। इंदौर शहर में एक भी गाय नहीं है ना? हाँ, वो है नहीं तो वहां कानून आसान है, शहर के लिए आसान है, शहर का आदमी एक दूसरे के साथ नहीं आता है। अच्छा, जब एक शहर की खबर आई, फिर दूसरे शहर की खबर आएगी, फिर तीसरे शहर की खबर आएगी, तो गांव का आदमी मेंटली तैयार हो जाएगा कि सरकार कानून लेकर के आ रही है। अभी आज के दौर में बैठे हुए लोग, मान लीजिए अभी जैसे अक्षय भाई जैसे हैं, सुशील, नरेंद्र, ये विकास भाई हैं, और ये कह देंगे आने दो देखेंगे इनको, ठीक है, वो रुक जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। तुम लोग एक बार अपना जोर लगा के देख लो, तुम लोग जहां सेट करना है तुम एक बार तुमको सेट कर दें, फिर आ जाएंगे तो कानून को। विरोध करने वालों की या इन बातों को समझने वालों की अगली पीढ़ी तैयार नहीं करेंगे तो ये वाली पीढ़ी जिस टाइम पे विरोध करने के लायक नहीं रहेगी, उस वक्त फिर तब ले आएंगे हम तो भाई। अभी आप धर सकते हो क्योंकि आपके गोडे में जान है। अभी धीरे धीरे जो आपके हरियाणा का सत्यानाश हुआ, ये एक दिन में नहीं किया इन्होंने। जो पेस्टिसाइड आपको मजबूर किया, ये माइंडसेट तैयार करके किया। अभी सुनिए पहले, हाँ, ये बहस का मुद्दा मत बनाइए, चलो समझ रहे हैं। आपका
जमीन हो गया, आपका पानी हो गया, आपका पशुधन हो गया, फिर आपका बीज हो गया। बीज किसान के पास अगर अपना ओरिजिनल है तो उसकी जमीन इतनी सख्त हो चुकी है कि उसके अंदर ओरिजिनल बीज उगेगा ही नहीं, हाइब्रिड बीज उगेगा। अगर बीज आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो इसका मतलब आप मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो। जैसा बीज मार्केट के अंदर आएगा आपको वैसा बीज बोना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक्टर के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं, मशीन के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ईंधन के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं, किसान के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है आज के टाइम पे? उसके पास अपना बैल तो है नहीं, तो उसके पास है ट्रैक्टर। यह बात भी शायद हमारे लोगों को मालूम नहीं है कि नितिन गडकरी का बयान आ चुका है कि हम अगले 4 सालों में डीजल को बैन करने वाले हैं। ये आज से 4-5 महीने पहले बयान आया था। और श्रीलंका में इस वक्त डीजल बैन है। श्रीलंका में पेट्रोल पंप के बाहर वो अग्निवीर बिठाए गए हैं बंदूक लेकर के, प्राइवेट आर्मी जो अग्निवीर जो रिटायर होकर के आई, क्योंकि ये मॉडल दूसरे देशों में करके देखा इन्होंने कि कामयाब है। प्राइवेट कंपनियों के और उद्योगपतियों की गुंडागर्दी के आगे ये 80 देशों में अग्निवीर की योजना पहले से ही लागू है ऑलरेडी, अभी इंट्रोड्यूस हुई है। तो क्या होगा अक्षय, दूसरे ने भी डिस्टर्ब कर काल काल। तो देखा अंदर पेट्रोल पंपों के बाहर उन्होंने खड़े करके रखे हुए हैं अग्निवीर जो रिटायर होके आएंगे। अब आप केवल अग्निवीर की मतलब स्टार्टिंग कि अग्निपथ कब चालू हुई, उसके 4 साल कब होंगे और नितिन गडकरी के 4 साल कब होंगे, लगा लीजिए अंदाजा। मतलब ये डॉट्स आपको मिलानी है कि जिस वक्त, अच्छा अनाज किसान के पास, देश के पास हर साल 250 लाख मीट्रिक टन एक्स्ट्रा अनाज रहता है एफसीआई के गोदामों में, कि 2 साल तक भी अगर देश के अंदर भूखमरी, सूखा, बाढ़, बीमारी कुछ भी आ जाए तो देश भूखा नहीं मरेगा, इसकी सुनिश्चितता एफसीआई करती है। इस चक्कर में हमारा लाखों टन अनाज जो है वो सड़ता भी है। कुछ अनाज अधिकारी सड़ाते भी हैं इन दारू कंपनियों को बेचने के लिए योजना के तहत 30% एवरेज। और इसमें बकायदा योजनाबद्ध तरीके से सरकारी अधिकारियों को प्रेशराइज किया जाता है कि आपको अनाज का इतना माप देना है। उतना माप देने के लिए उनको वो पानी से भिगोने पड़ते हैं, वो पानी से खराब होता है और फिर उसके बाद अखबार में खबर आती है एफसीआई में इतना टन अनाज सड़ा, इतने अधिकारियों की लापरवाही सड़ी। अब बाद में करेंगे। तो अभी क्या होता है कि आप लोगों को यह दिखाया जाएगा कि वो अधिकारी खराब हैं, आप लोगों को यह बताया जाएगा और जनमानस के अंदर यह तस्वीर बनाई जाएगी कि एफसीआई को तो बंद कर देना चाहिए। तो गोदाम कहां जाएंगे, अनाज कहां सुरक्षित होगा? एफसीआई के लिए अडानी और अंबानी और बड़े उद्योगपति, सुशील उद्योगपति और बड़े फेर कर लियो मेरे अर्थ, हम आड़ी कान के दौरे बैठे तो मेरे मन सुनने लग रहे। अभी क्या होगा कि आपका अनाज जो है वो प्राइवेट कंपनियों के गोदामों में जाकर के शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एफसीआई के लिए ही वो स्टोर कर रहे हैं, ऐसा हमको बताया जा रहा है। साथ में बैकडोर से ऐसे नोटिफिकेशन लाए जा रहे हैं जो तीनों कानून थे खेती के, उन तीनों कानूनों के लिए जिस पर्पज के लिए वो लाए गए थे उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए वो कानून लाए जा रहे हैं। और प्राइवेट कंपनियों को अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की इजाजत मिल चुकी है ऑलरेडी, यानी वो अपनी पुलिस, अपनी आर्मी खड़ी कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि पैसा हमारा है जहां पर अग्निवीर तैयार हो रहे हैं, और उसके लिए सुरक्षा को किसकी करेंगे आने के बाद, इसके लिए हमको समझाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से आपकी रेलवे जो बनी है वो आपके पैसे से बनी है, प्लेटफॉर्म आपके पैसे से सुदृढ़ होंगे, उनको चमकाया जाएगा आपके टैक्स के पैसे से और सौंप दी जाएगी प्राइवेट कंपनी को, और वहां फालतू बकवास करोगे तो उनको प्राइवेट आर्मी बनाने की इजाजत मिल चुकी है। तो एयरपोर्ट पे कौन जाएगा, रेलवे पे कौन चढ़ेगा, बस में कौन चढ़ेगा, स्कूल में कौन जाएगा, अनाज किसको मिलेगा, पेट्रोल किसको मिलेगा, पानी कौन लेगा, डीजल किसका होगा, बिजली किसको मिलेगी, ईंधन किसको मिलेगा, बीज किसको मिलेगा, डंगर किसके यहां होंगे, आप क्या काम करोगे, ये सब कुछ डिसाइड होगा कंपनी से। इस सब के लिए
डॉट्स आपको कनेक्ट करके बताने खाली। उसके लिए 500 लोगों को निर्धारित कर दिया गया पहले से ही कि कौन लोग होंगे, उसके कौन कौन मालिक होंगे। एनर्जी इसकी होगी, पेट्रोल डीजल मतलब गैस इसकी होगी, पानी के ऊपर इसका होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले से कानून बन चुका है कि प्राकृतिक संसाधनों पर प्रदेश की जनता का कोई हक नहीं है। यह ऑलरेडी कानून बन चुका है, पिछली सरकार बना के चली गई। झरने, डैम, पहाड़ और जितनी भी प्राकृतिक संसाधन, बारिश के पानी तक भी आप समझ सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके जो पानी आया उस पर जनता का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कानून बन चुका है। तो फ्यूचर में कहां जा रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा। हमारे पानी पर किस तरह से समर्सिबल के लिए साल का 10,000 देना पड़ेगा। आपने खबर पढ़ी होगी, जो लोग जागरूक हैं उन सब ने पढ़ी होगी कि भारत में, यहां हरियाणा में अगर आपके घर में समर्सिबल है तो 10,000 रुपए साल का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके पास मकान है तो 100 गज की पेरीमीटर के मकान के ऊपर आपको 1 लाख रुपए सालाना प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। वो कानून पास कर दिया गया था। 7 फरवरी को हम लोग जब वहां पर इकट्ठे हुए थे, याद हो, पगड़ी संभाल जट्टा का जो पिछले साल की वो वीडियो थी, वो मशाल यात्रा थी, वो फिर कानून वापस भी ले लिया। गाड़ियों के लिए, अच्छा ये तो किसान पे अभी हम लोग चल रहे थे, बीज पे भी समझ आ गया। कीमत किसान की, एमएसपी के लिए किसान लड़ रहे हैं, इसके लिए हमें पता ही नहीं है, मतलब हमें पता ही है कि भाई बीज उसको महंगा मिले, खाद उसको महंगी मिले, पानी के लिए बिजली उसको महंगी मिले, ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल उसको महंगा मिले, वो जहां जहां उसका खर्चा है वो ज्यादा से ज्यादा हो और कीमत उसको कम से कम मिले, ताकि वो अपने किसान क्रेडिट कार्ड के या बाकी लोनों की अदायगी ना कर पाए। तो धीरे धीरे उसके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाए, ताकि कल को उसकी जमीन को एक्वायर करना, या फिर वो खुद ही ये कहने लगे कि यार अच्छा ही है एक्वायर हो जाए तो बेचने वाला कलंक नहीं लगेगा, ताकि वो खुद से उस जमीन से निकले किसी तरह से। वो अपने, उसके बच्चे खुद कहें कि ये बेच के मुझे दुकान खुलवा दो, वो कहेंगे इसको बेच के मुझे नौकरी दिलवा दो, वो कहेंगे इसे बेच करके मुझे विदेश भेज दो। तो इस तरह से वो पूरी की पूरी जड़ें काटने का पूरा इंतजाम किसान के लिए उन्होंने कर दिया है। अब इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम समाधान की बात करते हैं तो उसके लिए पहले समस्या के बिंदु और उसके कारण अगर हमें पता हो तो समाधान चुटकियों में पॉसिबल है। समझ गए ना? अभी किसान किस तरह से, कि नियम कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। किसके कहने से बनाएगी? मेरे कहने से बनाएगी ना। मेरे ऊपर कानून की क्या खासियत होती है? सरकार क्या है? हमारे चुने हुए नुमाइंदे। अभी है नहीं, अभी तो वो पार्टियों के लोग हैं, बट फिलहाल नियम क्या है कि मेरा चुना हुआ नुमाइंदा वहां संसद में जाएगा या विधानसभा में जाएगा और मेरे लिए कानून बनाएगा। मान लीजिए मुझे वो कानून पसंद नहीं है या मुझे वो कानून अच्छा नहीं लगता, तो मैं उस कानून का विरोध कर सकता हूं। ये मेरे को मेरे संविधान ने अधिकार दिया है। कल को वो संविधान में अगर बदलाव कर भी देते हैं तो भाई संविधान ने अधिकार दिया है, तुम अगर संविधान में ऐसा बदलाव करते हो जो तुम्हारे लिए बढ़िया है, तो कुदरत ने मुझे ये ताकत दी है और अधिकार दिया है कि मैं, अगर मेरा विवेक ये कहता है कि मैं तुम्हारे नियम को अपने ऊपर नहीं लेता, तो मैं तुमसे कोई सर्विस नहीं लूंगा, बस तुम मुझे जबरदस्ती मेरे ऊपर ये नियम लागू नहीं कर सकते। हम उसके लिए डिनाई कर सकते हैं, हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और ये किया, किसानों ने किया। उन्होंने कहा हमको तुम्हारे 3 कानून नहीं चाहिए। उन्होंने साफ साफ मना किया ना। उन्होंने कहा तुम्हारा, हमें पराली जलाने वाला, प्रदूषण वाला कानून नहीं चाहिए। सरकार ने कहा तुम्हारे फायदे की बात है, किसानों ने कहा नहीं चाहिए। फायदे की बात है हमने मान ली, लेकिन हमें फिर भी नहीं चाहिए, हमें जबरदस्ती भलाई नहीं चाहिए। हमारा तो नुकसान होता है एमएसपी में, तुम एमएसपी दे दो, हमारा नुकसान कर लो। उन्होंने कहा कि तुम जो फायदा हमको देना चाह रहे हमको नहीं चाहिए। तो उस शांतिपूर्ण विरोध के चलते इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि शांतिपूर्ण था विरोध, समझदारी से और इकट्ठा होकर किया गया विरोध। सरकार को घुटने टेकने पड़े, संसद में ही वापस करवाया उन कानूनों को। यह ताकत है समझने की, इकट्ठा होने की और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने की। और कानून वापस हो जाएंगे। हां, बनाने के लिए हमको इतनी ताकत चाहिए कि हम ग्राम लेवल पे बनाना चाहते हैं कि स्टेट लेवल पे बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो अलग पॉइंट है। लेकिन बिंदु ये है
कि अगर हमने बोलना शुरू किया तो हम अपने आसपास के लोगों को भी इस बात के लिए तैयार कर पाएंगे कि बोलना जरूरी है, बोलना ही है, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। काम तो कर ही रहे हैं ना हम साथ में, काम करने के साथ साथ, अपनी संख्या बढ़ाने के साथ साथ, लोगों को तैयार करने के साथ साथ बोलना पैरेलल में जरूरी है। बिंदु एक किसान का हो गया। दुकानदार का सारा व्यापार लेकर के बेचने पे चलता है। वो अगर कोई चीज 1000 में लेता है तो उसे वो 1000 से कम में नहीं बेच सकता। उसको अपनी दुकान के खर्चे, अपनी मेहनत और अपने लाने जाने का जो और खर्चा था उसको ऐड करके और अपनी प्रॉफिट को ऐड करके उसको मान लीजिए वो चीज 1100 रुपए में बेचनी पड़ती है। दुकानदार 1100 रुपए में उसे 1100 से कम में नहीं बेच सकता। हम इसी बोतल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इस बोतल को ऑनलाइन 900 रुपए में अगर कोई दुकानदार या कोई कंपनी बेचती है तो उस दुकानदार के पास कौन जाएगा? मान लीजिए हम सेक्टर 8 में बैठे हैं, अभी हम चेक करते हैं कि ये बोतल लेनी है। हमें ये कर्ण बाजार में जाना पड़े, मान लो अंदर मार्केट की तरफ जाना पड़े, सराफा बाजार की तरफ, और ये बोतल वहां से हमको 1100 की मिलती है। हम अपने मोबाइल पर चेक करते हैं, वहां ऑनलाइन एक सर्विस दी हुई है कि शहर के शहर में 15 मिनट में डिलीवरी, होम डिलीवरी हो जाएगी और वो 900 रुपए में हो जाएगी। तो आप क्या प्रेफर करोगे? ऑनलाइन प्रेफर करेंगे। हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके 200 रुपए बचे। 200 रुपए बच रहे हैं यहां तो। अब वो दुकानदार कहता है, आपका लोकल दुकानदार, कि भाई साहब संभव ही नहीं है ये चीज मुझे 900 रुपए में बेच दे कोई भी, 1000 की तो मेरे को पड़ती है होलसेल में। वो कैसे बेच सकता है? पता लगे कि वो तो चेन जो है वो ट्रेंड की चेन है, वो तो है, वो तो केवल वही चेन है, उन्हीं की चेन है। वो किसकी चेन है? रिलायंस की। रिलायंस के तो 18,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए, कभी 10,000 करोड़ रुपए माफ किए हुए हैं। वो तो प्रॉफिट दे ही सकता है। उस 10,000 करोड़ को वो 100 रुपए में डिवाइड करेगा तो कितनी सारी आइटमों को वो 10%, 20%, 30% डिस्काउंट पे दे सकता है होम डिलीवरी। तो धीरे धीरे आपका लोकल दुकानदार खत्म, क्योंकि आपको सारी सर्विस घर बैठे उस दुकानदार से सस्ती मिल रही है। मिस्त्री हो गया, आपका मिस्त्री अपने रोज जाता है, गाड़ियों को ठीक करता है। भारत 6 की गाड़ियां मिस्त्री से ठीक नहीं होंगी, वो केवल एजेंसी में ठीक होंगी, क्योंकि पैक्ड इंजन है। तो भारत 4 से पहले की सारी गाड़ियां वापस लेनी है या कबाड़ बनानी है तो मिस्त्री धीरे धीरे खाली, खत्म हो गया। दुकानदार खत्म है। सिर्फ समस्या क्या है, हम लोग एस्केप मैकेनिज्म पे चले हुए हैं, हम जुगाड़ निकालने पे लगे हुए हैं। ये नहीं हो रहा है तो ये कर लेते हैं, ये नहीं हो रहा है तो ये कर लेते हैं। खड़ा होकर के ये नहीं कहते कि तुम कौन होते हो हमको कहने वाले। समस्या ये है कि उन लोगों को खड़ा होना चाहिए था, बट एनी हाउ ठीक। तब तक चलते हैं जब तक आप ग्रिड से बाहर है। एक बार आप ग्रिड में आ गए ना, फिर तो बटन वहां से चलेगा, फिर कोई जुगाड़ काम चलेगा नहीं। ये अभी ग्रिड जो ये बन रहा है, जो ये आधार के साथ सब कुछ जुड़ रहा है, सारी चीजें इंटरलिंक्ड। आपको आजादी, अभी किसानों को भी आंदोलन करने की आजादी केवल तब तक है जब तक उनके सारा डेटा आधार के साथ नहीं जुड़ता है। बस जिस दिन आधार के साथ सब कुछ जुड़ गया उस दिन सब कुछ वहीं से बंद होगा। कि तुम सरकार के खिलाफ बोले थे तो डीसी दफ्तर में कंप्लेंट आई हुई है तुम्हारे खिलाफ, इसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारी ना मकान की रजिस्ट्री होगी, ना तुम्हारा पानी का कनेक्शन चालू होगा, ना तुम्हारी बिजली का कनेक्शन चालू होगा, ना तुम्हारा कोई और चीज बिकेगी, ना तुम कुछ खरीद पाओगे, ना तुम्हारा बैंक अकाउंट एक्सेस होगा, ना तुम्हारे घर में गैस पहुंचेगी, क्योंकि सब कुछ वहीं से चल रहा है। वो सब कुछ सेंट्रलाइज करने के लिए ही हो रहा है। अभी रुक के, अभी क्या कह रहे हैं, रुको, अभी थोड़े दिन रुको, कोई नहीं, अभी चल रहा है पीछे से। हम यहां पर ये काम कर रहे हैं, वो पीछे से आज इस वक्त जहां हम यहां बैठे हैं, हर स्कूल के मास्टर को हिदायत दी हुई है, परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ो सब कुछ, सारी फैमिली को
आपके आधार कार्ड धक्के से मांगा जा रहा है। अभी हिसार से मेरे पास मैसेज आया था, फोटो खींच के भेजा हुआ उसने, कि जी घर के नीचे दरवाजों पे ये फेंक के जा रहे हैं। उस पर्चे पे लिखा हुआ था अपना परिवार पहचान पत्र और अपनी आधार कार्ड लेकर के जल्दी से स्कूल पहुंचे, अन्यथा कार्रवाई होगी। नीचे कोई अधिकारी नहीं, कोई सरकार का कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इतना लिखा हुआ प्राइवेट कंपनी का। अब हम इसका क्या करें? वो बेचारे भोले लोग इतने, उनको क्या करें? हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे कि तुम उनको बताएं कि भाई तुम्हारे लिए चल रहा है खेल। उनको ये लगता है कि यार ये तो आधार कार्ड का विरोधी है, उनको ये लगता है कि ये तो ऐसा विरोधी है, या ये तो केवल ये उसके लिए लगे हुए हैं, वैक्सीन के लिए। नहीं, हम इस पूरे की पूरी इस ग्रिड को ही वो बनाने की प्रयास चल रहा है उनका। उस ग्रिड पे किसी का ध्यान नहीं है, ना कोई किसान नेता उस पर बोल रहा है, ना कोई यूनियन का नेता बोल रहा है, ना कोई कम्युनिस्ट नेता बोल रहा है, ना कोई स्टूडेंट लीडर बोल रहा है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है। सबके सब उसके साथ में पूरी आसानी से चल रहे हैं। वो कब बोलेंगे? जब पब्लिक ओपिनियन बनेगा। पब्लिक ओपिनियन बनने लगा, ये सब खराब चल रहा है, तो बड़ा नेता भी, अपोजिशन वाला, वो भी बोल देगा कि तुम लोग गलत कर रहे हो। जब तक पब्लिक ओपिनियन नहीं बनेगा तब तक वो भी चुप बैठा है, क्योंकि वो भी वहीं से कंट्रोल हो रहा है। तो बोलना किसको होगा? जो स्टेक होल्डर है, आप हैं, हम हैं। केवल हमारे बोलने से पब्लिक ओपिनियन नहीं बनेगा, तो हमको अपनी संख्या बढ़ानी ही होगी, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं। तो ये दुकानदार पे हो गया। इसके बाद नौकरी वाला, सरकारी और प्राइवेट 90% नौकरियां खत्म होंगी, सरकार अखबार में बता चुकी है आपको। ये तो हमें सिर्फ कहना पड़ता था कि ये सब डिपार्टमेंट्स बंद होंगे, सब प्राइवेट होंगे। सरकार ने ऑफिशियली स्टेटमेंट देकर संसद में निर्मला सीतारमण ने बोल दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में 90% नौकरियों को खा जाएगी। अब आप इससे क्या मतलब निकालते हैं, इसको समझ लीजिए बस। और प्रधानमंत्री अपने बयान में बोल चुका है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रोजगार के कैसे सिस्टम बनेंगे ये कोई नहीं जानता, और इसके लिए नई चुनौतियां हैं देश के सामने। उसको इशारा अगर आप नहीं समझे तो ना समझें। यह है नौकरी पेशा वालों का खेल। मजदूर बचा है, मजदूर के शरीर में अब जान नहीं बची है। उसका राशन, कोटे वाला जो राशन है, कोटे वाला राशन में से चावल निकल चुका है, दाल निकल चुकी है, तेल निकल चुका है, गेहूं बचा है, और थोड़े दिनों में ये गेहूं निकल करके उसके खाते में पैसे का ट्रांजैक्शन आना शुरू हो जाएगा। और थोड़े दिनों के बाद जिस प्रकार से गैस की सब्सिडी आती है, ऐसे ही वो पैसा भी मिलना बंद हो जाएगा। फिर आप, क्योंकि तब तक उसकी फैमिली आईडी पूरी अटैच हो चुकी होगी। यदि आपको राशन चाहिए तो ये करना पड़ेगा। इसकी टेस्टिंग वो 2 साल पहले, 2 साल के इस दरमियान कर चुके हैं। अगर तुमको ट्रैवल करना है तो ये करना पड़ेगा, अगर तुमको बस में चढ़ना है, ट्रेन में चढ़ना, वो सब करना पड़ेगा। और ये तब तक हमारे को ढील दी गई है जब तक हमारा मोबाइल नंबर, आधार, फैमिली आईडी सारी चीजों के साथ जुड़ ना जाए, क्योंकि तब केवल एक बटन दबेगा ग्रिड का और आपकी पूरी फैमिली की पूरी सर्विसेज ब्लॉक हो जाएंगी। यही सब जगह हो रहा है, यही सब जगह का प्लान है। इसके बाद आपको डिलीवर होगा 2 चीजें, आपका फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरे का रिकॉग्नाइज करके, आपकी गाड़ी के ऊपर जीपीएस कंपलसरी होगा। फिलहाल के लिए कमर्शियल गाड़ियों के लिए इन्होंने कानून निकाल दिया है, नियम बन चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। कमर्शियल गाड़ी में जीपीएस नहीं लगा तो चालान है। जीपीएस कंपलसरी है। थोड़े दिनों के बाद जो भारत 4 की गाड़ियां हैं उन पर भी जीपीएस लगाना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि इनको मालूम है कि आने वाले वक्त में टोल उखड़ने वाले हैं, लोग गुस्से में टोलों को उखाड़ने वाले हैं। उससे पहले सारी गाड़ियों में जीपीएस लग जाए तो वो जीपीएस जब ट्रैक करेगा तो जितने किलोमीटर आप चलोगे उतने किलोमीटर का टैक्स शाम को 12 बजे अपने आप कट जाएगा। या फिर गाड़ी चलती है, यहां से 2 किलोमीटर चली, गाड़ी बंद होते ही उसी टाइम आपके खाते से पैसा कट जाएगा, क्योंकि वो तब तक सारी चीजें आपस में जुड़ चुकी होंगी। क्या पानी देना बोतल। तो अब आपका मूवमेंट, फिर आपके खेत के लिए आपके पास अभी अभी कंपनियां आने वाली हैं कि जो गांव का जो जोहड़ है उसकी सफाई के लिए आपको इजराइल की एक कंपनी है, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत वो सफाई करेगी, वही उसके बाहर पार्क डेवलप करेगी। उसी को अलाउड होगा वहां पर मछली पालना, झींगे पालना, उसी को अलाउड होगा वहां पर आने वाले वक्त में टैक्स लेना। और इसकी टेस्टिंग वो लोग स्टेडियम के अंदर 100 रुपए 300 रुपए का फीस लगा करके कर चुके हैं। उनको लगा कि अभी ये लोग विरोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रुको थोड़ी देर में देख लेंगे। क्योंकि चालान का तरीका अब ये नहीं होगा कि आपको पकड़ा पुलिस वाले ने और चालान कर दिया ना,
चालान आपकी नंबर प्लेट से होगा, टैक्स आपका नंबर प्लेट से कटेगा, आपका जो चालान कटेगा वो आपके चेहरे से कटेगा, चेहरे से। अभी एयरपोर्ट पे चालू हो रहा है अमीरों के लिए कि आपको कुछ नहीं करना, बस उस कैमरे के सामने आप वहां चलेंगे, कैमरा रिकॉग्नाइज करके बता देगा फलाना बंदा है, ये पासपोर्ट है, इसने यहां जाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, चलता रहे, कुछ ना करना तुझे। जिसका स्कैन किया ना ये गलत आदमी है, उसको वहीं पकड़ लेंगे चेहरे ने। तो अभी आपने अगर कभी भी जो ये गाड़ियों का चालान काटते हैं, गाड़ियां जो लेके बैठे होते हैं कैमरे वाले, जो स्पीड वाला, कभी इनकी स्क्रीन देखना जा करके आप, इनकी स्क्रीन पे जब आप जाओगे, अगर किसी ने देखी हो, इतनी क्लियर, इतनी स्पष्ट स्क्रीन है कि गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ वो भी साफ दिखता है। जितना मर्जी जूम कर लो, आपकी नाक पे अगर मक्खी बैठी है वो भी दिखाई देती है। इतने हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं ये, इतने हाई रेजोल्यूशन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस किया हुआ है और आपकी गली के कोने पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और आप घर से बाहर निकले हो, तो पुलिस वाला नहीं आएगा, कैमरा रिकॉग्नाइज करके, ये कैमरा लगा हुआ है ना, ये रिकॉग्नाइज करके उसी टाइम चालान खाते से काट देगा। आपकी सर्विस ब्लॉक करनी हो, चालान काटना हो, सब कुछ वहीं से होगा। ये ऑलरेडी प्लानिंग में नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सरकार के आदेश को पालना ना करने वाले की जमीन और मकान को सीज करने के ऑर्डर सरकार ने ऑफिशियली दिए थे। मतलब जिस लेवल की वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उस लेवल की प्लानिंग में हम लोग अभी पीछे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है। तो चाहे मजदूर तबका हो, अब आप बताइए, मजदूरों का कौन सा मसीहा जाकर के उनको, मजदूरों को बताएगा कि तुम्हारे लिए ये प्रपंच रचा जा रहा है? मिस्त्रियों के बीच भी जाना पड़ेगा, अपने को रोडवेज की यूनियन भी इकट्ठी करनी पड़ेगी, आपको टीचर्स की यूनियंस भी इकट्ठी करनी पड़ेगी, आपको किसानों की यूनियनों को भी बैठ के समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि लड़ाई मात्र इतनी नहीं है जितनी आपको नजर आ रही है, ये इससे मच बड़ी लड़ाई है। और इसका बदलाव जब हम करने लगेंगे तो उसके लिए हमको संभालने के लिए, ठीक है, आज जब जनमानस का मन बनेगा और जनता में क्रांति की लहर, मान लीजिए जनता सरकार मोर्चा ने खड़ी कर दी, मुझे पूरा यकीन है जब क्रांति की ज्वाला भटक रही होती, जब धड़क रही होती है, उसी वक्त उन लोगों की नजर भी होती है कि देश के अंदर कैसा जनमानस तैयार हो रहा है। उन लोगों की नजर में वो लोग भी होते हैं जो इसी जनता सरकार मोर्चा में, जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं और उनके ऊपर नजर होती है, उनके साथ कांटेक्ट होता है, तो वो अपने आदमियों को लगा करके उनको बोलेंगे कि जब तुम ही संभालो भाई, और वो ही अपने लोगों को तोड़ने के लिए आएंगे, हमको नहीं आएंगे। मान लो हमारा आदमी नहीं टूटता है कोई जीएसएम का, तो वो किसी दूसरे संगठन के पास पहुंचेंगे, वो कहेंगे तुम शुरू करो, तुमको हम पैसा देंगे। उन्हीं के लोग पैसा देकर के क्रांति करवाएंगे, इनके इसी तैसी करवाएंगे, जैसे श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में राष्ट्रपति के भवन में घुस गए लोग, और आपने अगली दिन की खबर नहीं पड़ी कि IMF और WHO श्रीलंका की राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण नजर रखे हुए है। खबर आई थी बकायदा रिटर्न में, लिखन में, अब पूरी बड़ी तरह से, कि उनको यह मालूम है कि जब ये क्रांति से इनका महल ढहेगा तो जो नए लोग जाएंगे वो भी उन्हीं के जाएं, वो पूरा सुनिश्चित करेंगे ताकि उनको भी धीरे धीरे मैनेज करना आसान हो जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि केवल मात्र इस व्यवस्था को ध्वस्त करने से काम नहीं चलेगा। इसके ध्वस्त होने, देखो ये ध्वस्त होनी है, ये खुद प्लान कर रहे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार को जानबूझ के अनुमति दी हुई है, ये हर डिपार्टमेंट को जानबूझ के खत्म कर रहे हैं, ताकि कुछ ये प्लान कर रहे हैं, कुछ जनता से आवाज आए, ये तो होना ही चाहिए, खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना ही चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना ही चाहिए, ये इससे अच्छी ये है, इससे अच्छा ये है, सरकारी अधिकारी तो निकम्मे हैं, वो अपने ही लोगों से कहलवाएंगे। तो ये सिस्टम उन्होंने तोड़ना ही है, ये रुपया उन्होंने उड़ाना ही है वर्मा जी। उसकी जगह सोशल क्रेडिट सिस्टम लाएंगे। उस दिन हमारा ये ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा जब सोशल क्रेडिट सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि तब रुपया नाम ही नहीं ले रहे वो। जब तक रुपया रुपये के नाम से आ रहा है तब तक हम कुछ कर सकते हैं। जिस दिन रुपये की कहानी से कहीं और चला गया, सोशल क्रेडिट सिस्टम पर अगर बात आ गई, अगर आज से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अखबारों में या किसी मंत्री या किसी प्रधानमंत्री की जबान से सोशल क्रेडिट सिस्टम सुन लो, तो अगले 6 महीने में गुलामी के लिए तैयार रहना। जिस दिन सुन लो, अभी तक किसी ने नहीं बोला है, हम बोल रहे हैं। सेम वर्ड आएगा, सोशल क्रेडिट सिस्टम या आएगा कार्बन क्रेडिट, 2 वर्ड आएंगे, कार्बन क्रेडिट या सोशल क्रेडिट सिस्टम। अब इसमें वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे,
किस तरह से करेंगे वो योजना बनी हुई है, लंबा सिस्टम है। अभी मैं समझता हूं कि आप लोगों के पास इतना मटेरियल तो हो गया कि आपको बोलना क्या है। क्यों जी? मतलब कल की पूरी कहानी हमको समझ आ गई, रुपया समझ आ गया, उनका ग्रिड समझ आ गया, यहां से समाज को कैसे बताना है वो पॉइंट समझ आ गई। नौकरी पेशा आदमी अभी आपकी बात नहीं सुनेगा, ये ध्यान रखिए। सरकार का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का भक्त आपकी बात नहीं सुनेगा। किसी का भी भक्त हो, टेलीविजन का भी भक्त होगा, वो भी आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आपको अपने समाज में से केवल उन व्यक्तियों को छांटना है जो अभी किसी का भक्त नहीं है, जिसकी कॉमन सेंस अभी जिंदा है, जो जानना चाहता है। ये हमको करना है। और एक बार करने के बाद अगली योजना सबसे बड़ी ये है, जनता सरकार मोर्चा की अभी हमारी मीटिंग होनी है। लंच के बाद जो लोग पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं उनमें से कुछ साथियों को बुलाया है, वो भी आ जाएंगे। इसके बाद अगले स्टेप पर हम सेकंड लेवल की ट्रेनिंग जो है वो हिमाचल में रखने का प्लान है, 1 हफ्ते की रेजिडेंशियल, जिसमें आप सपरिवार आ सकेंगे। ऐसा अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आप फैमिली समेत आइए, बच्चे भी वहाँ घूम लें और आप लोग अपना काम भी कर लें। दूसरी बात ये है, नेक्स्ट बात कि अगले बिंदु पे मुझे नहीं लगता कि अपनी संख्या बढ़ाए बिना, अपने और लोग तैयार किए बिना हम किसी स्थिति में होंगे। तो आप खुद से घर से उठ करके अगर आए हैं तो मुझे लगता है अब आपको घर से निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके पैसे किसी काम आने वाले हैं भविष्य में, आपका कोई प्रॉपर्टी काम आने वाली है भविष्य में। जब वो जमीन के 10 मीटर नीचे, 20 मीटर नीचे, 100 मीटर नीचे तक कौन सी धातु है इसको स्कैन करने के लिए स्कैनर बना चुके हैं, तो आपके घरों में पैसा रखा है या सोना रखा है, क्या उनको नहीं मालूम होगा? और उनको कुछ नहीं करना है, सरकार के पास जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो चोरी करवा के फिर वही काम कर देंगे जिस तरह से बैंकों को प्रमोट किया था। बैंक प्रमोट कब हुए थे? जब गांव में घरों में सेंध लगनी शुरू हुई तो लोगों को ये सलाह दी गई कि तुम पैसा बैंक में रख दो, बैंक में सुरक्षित है। और अब सरकार कह रही है कि बैंक में आपका 1 लाख ही सुरक्षित है। 1 करोड़ भी रखा है तो 1 लाख पे ही सरकार की गारंटी है, बाकी 99 लाख आपके अपने भरोसे है, रखो ना रखो। जब आप लॉकर के अंदर कोई सामान रखते हो तो वहां बाकायदा उसमें लिखा है, कल को अगर बैंक में चोरी हो जाए, कोई डकैती हो जाए, तो आपके किसी सामान की बैंक की कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह से पैसा है, ये टोटली लोगों को लगता है ये पैसा है, ये पैसा नहीं है, इसको समझना होगा। ये पैसा नहीं है, ये नोट है। नोट मतलब प्रोमिसरी नोट। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार एक लिख कर दे दे पर्ची पर कि जाओ इस पेट्रोल पंप से 10 लीटर का पेट्रोल ले लो, तो वो पेट्रोल का नोट है। ये रुपये का नोट है कि 500 रुपये का नोट का मतलब है कि जाओ और बैंक से 500 रुपये ले आओ। रुपया मतलब एक ही होता है, 500 कभी रुपये नहीं होते, रुपया एक होता है। तो यानी 500 वो रुपये जो असली स्टैंडर्ड है वो देने का। और इसके ऊपर एफिडेविट बदला जा चुका है, जो एफिडेविट था ओरिजिनल, ये बदला जा चुका है। तो अगर एफिडेविट बदला जा चुका है तो ये अपना मान खो चुका है। ये आज कागज का टुकड़ा, ये हमें लगता है कि ये रुपया इसलिए हमारा चल रहा है, समझे? तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कल को ये जिस तरह से चाहेंगे वैसे हमको अपना जीवन जीना है, या जैसे हम चाहेंगे वैसा जीना है, ये आपको और हमको तय करना है। हमको अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ते रहना है और लोगों को लड़ते हुए देखते रहना है, ये हमको तय करना है, या इकट्ठा होकर के घरों से निकलना है और इस लड़ाई को और बुलंद करना है, ये भी हमने ही तय करना है। तो आपके जितने और सवाल होंगे आप सब मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपका सवाल ले करके और वीडियोस बना करके उनके जवाब देता जाऊंगा। पर्सनली आपको ऑडियो के थ्रू भी देता जाऊंगा। जिसने जो जानना है वो जान सकता है। बाकी इन पॉइंट्स के ऊपर, जो पुराने पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अपनी रिसर्च करिए। टेक्निकल पॉइंट मैंने कोई नहीं बोला है, जो आपको अपने आसपास में नज़र आ रहा है, जैसे आपको अपने लोकल आदमी को समझाना है, केवल वही बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अभी
अगर कोई कार्यक्रम नहीं है तो हम अभी लंच करेंगे, आप लोग लंच करेंगे, तब तक हम लोग एक बैठक करनी है वो कर लेंगे, तब तक बाकी के साथी आ जाएंगे और फिर मीटिंग करके आपको घरों के लिए रवाना कर देंगे। जितने सवाल हैं अगर यहाँ से हो पाए तो हम कोशिश करेंगे, अगर यहाँ मंच से नहीं हो पाए आपके सवालों के जवाब तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज डालिए, आपको पर्सनली उसका जवाब दे देंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।